हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम 1801 में यंग नामक, इनका पूरा नाम थॉमस यंग था, इन्होंने जो है एक प्रकाश की घटना है जिसका नाम है व्यतिकरण। इसका जो है इन्होंने प्रयोग द्वारा, बहुत ही सरल प्रयोग द्वारा इन्होंने उस घटना को दिखाया था। वो है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि कभी जब हम लोग शांत जल में, बिल्कुल एकदम शांत जल में हम छोटा सा कंकड़ डालते हैं तो पूरा जल जो है हिलने लगता है। तो हिलते समय क्या होता है, एक तरंग जैसा कुछ उत्पन्न होता है, इस तरह जैसा। इसको ऐसे ऐसे चलता है, ये अगर आप देखे होंगे तो इस तरह से ये चलता है, इस तरह से चलता है, तरंगाग्र के रूप में चलता है। इसको बोलते हैं तरंगाग्र, मतलब इस तरह से जो है तरंगे चलती हैं। देखिए ये जो ऊपर उठा है इसको बोलते हैं श्रृंग, ऊपर उठा है। ये जो नीचे गया है इसको बोलते हैं गर्त। ये श्रृंग होता है, ये गर्त होता है, ये श्रृंग होता है, ये गर्त होता है, ठीक है ना। इस तरह से पानी की लेयर होती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे। अगर हम एक छोटा सा भी कंकड़ डालें तो, ज़्यादा बड़ा पत्थर डालेंगे तो ज़्यादा ये श्रृंग गर्त होगा। तो इस तरह से जो है इसको बोलते हैं तरंगाग्र। तो हमारे जो हाइगन साहब थे उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले तरंगाग्र जरूरी है। तो तरंगाग्र हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तरंगाग्र इस तरह से होता है। तरंगाग्र जो होता है वो 3 तरह का होता है। जैसे गोलीय तरंगाग्र इस तरह का, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र जो है, ठीक है ना, बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा जो है समतल तरंगाग्र, है ना। तो ये सब तीनों तरह के तरंगाग्र होते हैं। तो अब इनमें ज़्यादा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो तरंगाग्र, और इसमें जो है प्रकाश संचरण कैसे होता है, तरंगाग्र के लंबवत जो है प्रकाश संचरण होता है। तो आप बस इतना समझिए कि तरंगाग्र जो है पानी में अगर पत्थर डाला जाए तो उससे जो लहरें बनती हैं इस तरह से, वो तरंगाग्र होती हैं। और प्रकाश किरण उन तरंगाग्रों के लंबवत जो है चलता है। यदि यहाँ पे जो है प्रकाश स्रोत हो तो प्रकाश स्रोत से जो है तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं, और इनके तरंगाग्र के लंबवत जो संचरण करता है वो प्रकाश तरंग होता है, प्रकाश किरण भी आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा आगे, तो यंग साहब ने जो है, थॉमस यंग साहब ने 1801 में द्विस्लिट के प्रयोग से ये प्रूव किया कि हाइगन साहब जो है बोल रहे थे, जो तरंग है प्रकाश, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया, बहुत ही सरल तरीके से प्रूव किया है। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक स्लिट है। पहले तो यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, कोई सा भी प्रकाश स्रोत है यहाँ पे, बस एक वर्णी होना चाहिए। उस जमाने में थॉमस यंग साहब के ज़माने में 1801 ईस्वी में सोडियम लैंप का प्रयोग किया गया था। अब आज के जैसा नहीं है कि लेज़र लाइट वगैरह है, एक वर्णीय प्रकाश है। तो उस जमाने में सोडियम लैंप का प्रयोग किया गया था। तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये जो स्लिट है वो S1 है, यस बस है। चलिए एक दूसरा पर्दा लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे S1 और S2 नाम की 2 स्लिटें बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्लिट है और इस आगे वाले पर्दे में 2 स्लिट है। अब हम जानते हैं प्रकाश जब भी कहीं गुजरता है, आप जानते तो तरंगाग्र के रूप में गुजरता है। तो एक वर्णीय प्रकाश है, अब देखिए यहाँ से यहाँ गया तो प्रकाश तो हर जगह जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये जो पर्दा है वो अपारदर्शी पर्दा है तो प्रकाश यहाँ वाला रुक गया, सिर्फ यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए प्रकाश कैसे चलता है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे श्रृंग और गर्त बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये मान लीजिए कि जो ये डैश डैश वाला है ये गर्त है और जो ये वाला है वो श्रृंग है, या किसी को भी कुछ मान सकते हैं। तो ये डैश डैश वाला और ये
बिना डैश डैश वाला, ये डैश डैश वाला, ये श्रृंग और गर्त है ना, एक बार श्रृंग और एक बार गर्त। बात समझ रहे होंगे, इस तरह से चलता है ना। तो ये श्रृंग वाला जो हिस्सा है उसको इस वाली लाइन से मान लीजिए, और जो गर्त वाला हिस्सा है उसको इस लाइन से, ठीक है ना, डैश डैश वाली लाइन से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखिए, बात समझिएगा, इस तरह से ये जो है डैश डैश वाली लाइन है, ये वाली। अब जैसे ही इसमें पार करेगा, प्रकाश किरण आप जानते हो इसके लंबवत गुजरती है, बात समझ रहे हो, इसके लंबवत गुजरेगी। तो अब देखिए ये लंबवत गुजर रही है, तो इसी तरह से कई प्रकाश किरणें इसके लंबवत गुजरेंगी, है ना, तरंगाग्र के कई। तो यहाँ से देखिए जो प्रकाश तरंग गुजरेगी वो भी एक वर्णी होगी, वो भी श्रृंग और गर्त के रूप में चलेगी। ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसको समझ जाएंगे। यहां से जो प्रकाश तरंग गुजरेगी वो भी तरंगाग्र के रूप में गुजरेगी। अब देखिए कटने लगा ना, कटने लगा होगा, देखिए इस तरह से जो है पास ही में एक हम पर्दा रख देते हैं, इस पर्दे का नाम दे देते हैं XY। इन पर्दे का नाम देने की जरूरत नहीं, पर आप अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपारदर्शी पर्दा है जिसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया गया है, बस इतना समझिए। अब इससे आप जानते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है, लंबवत गुजरता है। प्रकाश किरण कैसे तरंगाग्र से गुजरता है, लंबवत गुजरता है ना, लंबवत गुजरता है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा स्लिट बनाया, ऐसे तरंगाग्र जो है एक दूसरे को काटते हुए इस पर्दे पर मिली। ये पर्दा है, XY पर्दा है, इस पर्दे पर प्रकाश तरंगे एक दूसरे को काटते हुए मिली, क्योंकि यहाँ पे दूसरा तरंग आ गया, यहाँ पे दूसरा तरंग आ गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यंग साहब का द्विलिष्ट प्रयोग ये बताता था कि अगर यहाँ पे दो स्लिट हैं और यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश आता है, तरंगाग्र के रूप में चलता है और लंबवत बल रेखा निकलती हैं, तो अब यहाँ से भी तरंगाग्र के रूप में चलेगा। तो अब यहाँ पे जो हमको प्राप्त होगा वो पट्टियों के रूप में प्रकाश प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, पतली पतली छोटी छोटी पत्तियों के रूप में प्राप्त होगा। वो छोटी बड़ी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, पर एक समान पट्टी रहेगी, फिट एक समान पट्टी रहेगी। या तो डार्क वाली पट्टी रहेगी या तो वाइट वाली चमकीली वाली पट्टी रहेगी, जिसको उन्होंने फिर नाम दिया डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, यानी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। तो दीप्त फ्रिंज क्या था, अदीप्त फ्रिंज क्या था। जहां पर, बात समझिए बड़ा जरूरी है यहां पे समझना, जहां पर प्रकाश किरण चमकीला दिखाई देता था, ज्यादा दिखाई देता था, वो होता था दीप्त फ्रिंज। जहां पर प्रकाश किरण नहीं दिखाई देता था या अंधेरा जैसा दिखाई देता था, वो होता था अदीप्त फ्रिंज। तो कहां पर दीप्त फ्रिंज होता था, कहां पर अदीप्त फ्रिंज, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए व्यतिकरण की घटना क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश और ये प्रकाश, जब दो प्रकाश किरणें लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की एक दूसरे से टकराती हैं, एक ही दिशा में, बात समझिएगा, एक ही दिशा में, चाहे वो नीचे आती हूं चाहे वो ऊपर जाती हूं, बात समझ लीजिए। जब अब टकराना, फिजिक्स की भाषा में टकराने को अध्यारोपण कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो जब दो प्रकाश तरंगे लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के अध्यारोपण की घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। जब अब अध्यारोपण से होता क्या है, अध्यारोपण से होता है कहीं कहीं प्रकाश ज्यादा चमकीला, कहीं कहीं अंधेरा,
कहीं कहीं ज़्यादा चमकीला, कहीं लगभग अंधेरा। बात समझिए। तो अध्यारोपण की घटना देखिए, अगर यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है तो अगली वाली जो किरण होगी वो आपको जुड़ी हुई मिलेगी, इन दोनों अध्यारोपण से जुड़ी हुई। तो ऐसे ही आप ये समझिए कि यदि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जुड़ते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग मिला और यहीं पे स्ट्रिंग वाला, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये वाली को हम स्ट्रिंग माने थे और ये वाली भी स्ट्रिंग थी। अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जुड़े तो वहां पे चमकीला प्रकाश, या तो गर्त और गर्त जुड़े, बात समझिए, या गर्त गर्त, ये डैश डैश वाला और ये भी डैश डैश वाला एक दूसरे पर अध्यारोपित हुए, तब भी चमकीला प्रकाश। बात समझ रहे हैं? दोनों कंडीशन में चमकीले प्रकाश, या तो श्रृंग श्रृंग वाला मिल जाए या तो गर्त गर्त वाला मिल जाए, लेकिन एक ही तरह की किरणें मिले। देखिए आप यहां पे देख भी सकते होंगे कि श्रृंग श्रृंग वाला, देखिए ये जो डैश डैश वाली लाइन है, ये डैश ही डैश है, यहाँ पे डैश डैश वाली मिल रही है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण गुजरेगी, बात समझ रहे हैं, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगा। या देखिए या ये वाली, बात समझ रहे हैं। तो ऐसी प्रकाश किरणें जो, ध्यान से देखिए, जो श्रृंग श्रृंग से बने या गर्त गर्त से बने, वो प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? चमकीली प्रकाश किरणें। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, तो डार्क फ्रिंज कौन सी किरणें होती हैं? वे प्रकाश किरणें जो किसके ऊपर अध्यारोपित होती हैं? स्ट्रिंग और गर्त से बनती हैं। कोई स्ट्रिंग है और कोई गर्त से जब टकराती है तो ऐसी जो किरणें होती हैं, देखिए ये स्ट्रिंग हो गया और ये गर्त हो गया, तो अब जो किरण मिलेगी वो इससे घटी हुई, इसके तीव्रता से या कहें तरंग से, इसकी तरंग से इसकी तरंग से घटी हुई मिलेंगी। तो ये बहुत कम हो जाती है जो घटती है, क्योंकि लगभग समान आयाम की है, समान आवृत्ति की है, पावर उनके दोनों में इतना ही है, तो अगर उल्टा सीधा मिलेंगी तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, लगभग, है ना। तो अब दाएं बाएं की बात थोड़ा बहुत नहीं कर सकते, लगभग ऐसा होता है, प्रतीत होता है। तो बात समझ में आ रही होगी कि श्रृंग और श्रृंग से मिलती है या गर्त और गर्त से जो प्रकाश किरण मिलती है उनसे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रकाश किरण श्रृंग प्लस श्रृंग से मिलती है तथा गर्त प्लस गर्त से मिलती है, तो दोनों कंडीशन में दीप्त फ्रिंज बनता है। दीप्त फ्रिंज, बनता है, दीप्त फ्रिंज बनता है। तथा जब गर्त प्लस स्ट्रिंग मिलता है या स्ट्रिंग और गर्त मिलता है तो भी अदीप्त फ्रिंज बनती हैं। बात समझ लीजिए कि श्रृंग श्रृंग मिले चाहे गर्त गर्त मिले तो दीप्त फ्रिंज बनता है, और श्रृंग गर्त मिलता है, गर्त श्रृंग मिलता है, तब भी दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज मिलता है। ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया कि भैया जब इस पर्दे पर हम लोग देखते हैं तो हमको काली और चमकीली दोनों पट्टियां दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो वो काली कब मिलती हैं आपको पता चल गया, और चमकीली कब मिलती हैं वो भी पता चल गया। तो अब इसके बाद थोड़ा देखते हैं उनकी, तो उस नियम के आधार पर उन्होंने क्या कहा था। पहला कहा था कि XY पर्दे पर, इसका नाम XY है, XY पर्दे पर, XY पर्दे पर क्रमशः एक के बाद एक दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, इस तरह से डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क
ब्राइट, मतलब ऐसे ना समझिएगा, ये तो हम बीच में लाइन खींच दिए हैं। ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी बराबर होती है। पहला कहा था कि एकांतर क्रम में एक के बाद एक फ्रिंज प्राप्त होती है, एक के बाद एक, मतलब डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट एकांतर क्रम में प्राप्त होती है। दूसरा उन्होंने कहा था कि इन फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है ना, इन फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है। दीप्त फ्रिंज ब्राइट वाली फ्रिंज को कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज डार्क वाली फ्रिंज को कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर थोड़ा और आगे जाएं तो उन्होंने कहा था कि इन फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, और तीव्रता के बारे में उन्होंने कहा था कि इन फ्रिंजों की तीव्रताएं, ब्राइट वाले फ्रिंजों, सभी फ्रिंजों की तीव्रताएं समान तथा अधिकतम होती है। ब्राइट वाली फ्रिंजों की तीव्रताएं समान तथा अधिकतम होती है, डार्क वाली फ्रिंजों की तीव्रताएं भी समान, क्या तरंगे भी समान, लेकिन इसका क्या होता है, न्यूनतम होती है, लगभग शून्य। बात समझ रहे हैं, लगभग शून्य, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। पहला नियम दिया था कि XY पर्दे पर काली पट्टियां तथा सफेद पट्टियों के रूप में हमको दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, और दूसरा कहा था ये एकांतर क्रम में प्राप्त होता है, मतलब एक के बाद एक दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज हमको प्राप्त होता है। तीसरा कहा था इनकी तीव्रताएं लगभग समान, ब्राइट वाली दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं लगभग समान अधिकतम होती हैं, तथा अदीप्त वाली डार्क वाली जो अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई भी होती है वो समान तो होती है, और उसके साथ साथ उनकी तीव्रताएं समान होती हैं, शून्य होती है, या अंधेरी पट्टी होती हैं, या काली पट्टी होती हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अभी इसके बाद बात करते हैं कि क्यों ये जरूरी था, मतलब इससे यंग के दुलिष्ट प्रयोग क्यों आवश्यक था। तो पहले सबसे पहला प्रयोग था, है ना, सबसे पहला ये प्रयोग था बहुत साधारण तरीके से किया हुआ, जिससे ये व्यतिकरण की घटना को बताता था। सबसे पहला प्रयोग था जिसने व्यतिकरण की घटना को दिखाया और बताया। तो दूसरी बात, उनके सिद्धांत से, यंग के सिद्धांत से हाइगन्स का सिद्धांत भी क्लियर ही हो जाता है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करता है, श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है ना। तीसरा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था, यंग के प्रयोग से, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग से हम लोग यह ज्ञात कर सकते थे कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है। तो आप लोग यंग के द्विलिष्ट प्रयोग को पूर्णतः समझ गए होंगे। देखिए, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते थे। हम जब शुरू में वीडियो बनाते थे, बड़ी जो है हिचकिचाहट होती थी कि अभी भी थोड़ा सा जवान लड़खड़ाती है, सामने कोई नहीं रहता, सिर्फ हम अपने ही। देखिए, स्कूल में पढ़ाना सरल होता है, कॉलेजेस में पढ़ाना सरल होता है, ट्यूशन्स में पढ़ाना सरल होता है, पर अपने ही सामने पढ़ाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पता नहीं कि सामने समझ में आ रहा होगा कि नहीं। पर संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, बस 30 सेकंड का समय लेता हूँ कि मैं निश्चित रूप से बता देता हूँ, इंसान की ताकत में कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो संकल्प शक्ति में कमी है। मैं संकल्प करके चला हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा कर रहूँगा, और इस संकल्प से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आप लोग हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, और हम दोनों लोग मिलकर सफल होंगे, यही विश्वास, यही मेरी आशा है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखिए। जैसे हम कभी किसी के सामने विनम्र होते हैं तो हम महान व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि विनय बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, और विनय से हम लोग वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम अहंकार से नहीं प्राप्त कर सकते, गर्व से नहीं प्राप्त कर सकते। विनय से हमको अक्सर जो है ज़्यादा ही प्राप्त होता है बनस्पत हम गर्व से या अहंकार से प्राप्त करना चाहें।
देखिए, इसी बात पर हम 2 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। हिफाजत ऐसी ना हो, हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज ही गायब हो जाए। हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज ही गायब हो जाए। दवा ऐसी ना हो कि मरीज ही गायब हो जाए। दवा ऐसी ना हो कि मरीज ही गायब हो जाए। कद्रदानी खूब बढ़े, कद्रदानी खूब बढ़े और हमदर्दी भी। कद्रदानी खूब बढ़े और हमदर्दी भी। कद्रदानी खूब बढ़े और हमदर्दी भी। तारीफ ऐसी ना हो कि तमीज ही गायब हो जाए। तारीफ ऐसी ना हो कि तमीज ही गायब हो जाए। इसी बात से मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।